हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर स्टडी चैनल ब्लूप्रिंट डिजिटल। मैं सचिन शर्मा, आपका फिजिक्स टीचर, आपका वेलकम करता हूं हमारे आज के इस लेक्चर में। तो हमारे आज के लेक्चर में क्या पढ़ने वाले हैं हम? आज हमारे लेक्चर में पढ़ने वाला है बोर का परमाणु मॉडल, और चैप्टर चल रहा है हमारा अध्याय 11, परमाणु की संरचना तथा स्पेक्ट्रमों की उत्पत्ति, यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड ओरिजिन ऑफ स्पेक्ट्रा। तो चैप्टर हमारा चल रहा है, 3-4 वीडियो हम पहले भी दे चुके हैं। वीडियो में पहले हमने क्या बताया, रिकॉल करते हैं जल्दी जल्दी। क्या बताया हमने बताया परमाणु के बारे में, उसमें नाभिक के बारे में बताया, टॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की और टॉमसन का परमाणु मॉडल भी हमने समझा। उसके बाद रदरफोर्ड ने अल्फा कणों का प्रकीर्णन किया, और किस पर? सोने की पन्नी पर, सोने स्वर्ण पत्र पर उसने अल्फा कणों की बमबारी की। जो कि अल्फा कण कहाँ से प्राप्त हुए थे? रेडियो एक्टिव कोई तत्व उन्होंने लिया जो कि पोलोनियम था, उससे वह स्वतः उत्सर्जित होने वाले अल्फा कणों को उन्होंने कहाँ जो है बमबारी की उसकी की स्वर्ण पत्र पर, और वहां से एक अलग निष्कर्ष निकला जिसमें हमें नाभिक का पता चला। तो रदरफोर्ड ने नाभिक के बारे में बताया, और बताया कि इसमें क्या होता है, धनावेश होता है। और इस प्रकार से उन्होंने विभिन्न निष्कर्षों को देखते हुए जो अल्फा कण प्रकीर्णन से जो विभिन्न निष्कर्ष प्राप्त हुए थे, उसके आधार पर उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक मॉडल की रचना की। क्या की? एक मॉडल की रचना की, एक मॉडल प्रस्तावित किया। तो वो क्या मॉडल था? उस मॉडल का नाम था रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। उन्हीं के ही अभिग्रहितों के आधार पर आते हैं फिर नील बोर। कौन आते हैं? नील बोर, वैज्ञानिक नील बोर आते हैं। और नील बोर ने जो रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल था उसको संशोधित किया, उनके अभिग्रहितों को संशोधित किया, और संशोधित रूप में नील बोर ने एक नया मॉडल दिया जिसे कहते हैं बोर का परमाणु मॉडल। क्या कहते हैं? बोर का परमाणु मॉडल। कई जगह बोर की जगह आपको बोहर भी लिखा दिख जाता है किताबों में, कई जगह ऐसा भी लिखा आता है। ठीक है, तो इससे कंफ्यूज मत होना, ये बोर एक ही है। तो एक ही साइंटिस्ट के दो प्रकार से नामों को प्रोनाउंस किया गया है यहाँ पे। तो वैज्ञानिक कौन है? नील बोर, इंग्लिश में बोलते हैं नील बोर। ठीक है, तो इनका परमाणु मॉडल है, पढ़ते हैं इसमें क्या क्या बातें कही गई। तो इन्होंने क्या कहा? वैज्ञानिक नील बोर ने सन 1913 ईस्वी की बात है, जब रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के दोषों पर विस्तृत अध्ययन किया गया। तो रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल पर जो दोष थे, उसमें परमाणु मॉडल जो रदरफोर्ड का था उसमें कुछ दोष थे, उन दोषों पर विस्तृत अध्ययन किसने किया? नील बोर ने किया, और एक संशोधित मॉडल प्रस्तुत किया। और उस संशोधित मॉडल का जो वो किस पे आधारित था? प्लांक के क्वांटम सिद्धांत पर वो आधारित था। यानी कि प्लांक ने जो एक क्वांटम सिद्धांत दिया था, जिसमें उसने कहा था कि मैक्स प्लांक का सिद्धांत है, ये मैक्स प्लांक का। तो मैक्स प्लांक ने क्या कहा था कि जो आपके प्रकाश होता है या विकिरण होती है, विकिरण जो है छोटे छोटे ऊर्जा के पैकेट्स के रूप में चलती है, जिन्हें हम क्वांटा कहते हैं। क्या कहते हैं? क्वांटा कहते हैं। और वो क्वांटा की जो ऊर्जा होती है वो कितनी होती है? h न्यू होती है। क्या होती है? h न्यू होती है। और इस h न्यू को आप कहाँ पढ़ोगे? h न्यू को आप यहाँ पढ़ोगे। देखो h न्यू लिखा हुआ है। तो क्वांटा का जो एक बात आई यहाँ पर, वो यहाँ पर आपको जब ऊर्जा के बारे में बात की जाएगी, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा के बारे में बात की जाएगी, तब ये h न्यू को आपको यहाँ पर बताया जाएगा। तो h न्यू क्वांटा की ऊर्जा होती है। तो प्लांक का क्वांटम सिद्धांत पर आधारित ये इनका नील बोर का सिद्धांत है। तो इस मॉडल में न केवल रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कठिनाइयों को दूर किया, यानी कि रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में जो कठिनाइयां थी उसको इस मॉडल ने दूर किया, बल्कि इसके साथ में क्या क्या दूर किया? सभी प्रायोगिक तथ्यों की सफलतापूर्वक पुष्टि की। यानी कि जितने तथ्य रदरफोर्ड ने बताए थे, सारे प्रायोगिक तथ्यों की, उनकी सफलतापूर्वक किसने पुष्टि की? उसमें नील का जो बोर का मॉडल था, नील बोर का जो मॉडल था, परमाणु मॉडल था, उसने पुष्टि की। और निम्नलिखित 3 अभिग्रहित यानी कि पोस्टुलेट्स प्रस्तुत किए। तो नील बोर का जो परमाणु मॉडल था उसमें क्या हुआ कि उन्होंने एक चित्र दिया। अब आप देख रहे होगे, आपने यदि रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल हमारा देखा है, जो हमने लेक्चर में बताया है, तो उस परमाणु मॉडल में यदि आपने ढंग से देखा है थोड़ा सा, तो उस चित्र से ये चित्र भिन्न है, उससे अलग डिफरेंट लगेगा आपको देखने में। क्यों लगेगा? क्योंकि उसमें जो है इस तरह की कक्षाएं नहीं दिखाई गई। जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन दिखाए गए हैं,
ये ऋणावेशित कण जो है ये इलेक्ट्रॉन है, और ये बीच में क्या है, नाभिक है। ये क्या है, नाभिक है। तो नाभिक कहाँ है इसमें, ये नाभिक है आपका, नाभिक है। और ये क्या है आपका, ये इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन की यहाँ पे कक्षा दिखाई गई है। आप देख रहे हो 1 2 3 तीन कक्षाएं इलेक्ट्रॉन की दिखाई गई हैं। कक्षा ज़्यादा भी हो सकती है, 3 से 4, 4 से 5 भी हो सकती हैं, 6 7 और भी ज़्यादा हो सकती है। तो ऐसा कुछ निश्चित नहीं है, केवल एक कल्पना मात्र ही है, ये कल्पना के आधार पर ये सब चीज़ें बताई गई हैं। तो वो किस तरह से गति कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन, ऐसे गति कर रहे हैं और अपनी ही कक्षा में गति कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं, अपनी ही कक्षा में गति कर रहे हैं। जबकि रदरफोर्ड के मॉडल में ऐसा कुछ नहीं था कि वे केवल अपनी कक्षा में गति कर रहे थे, वे किसी और की कक्षा में भी आराम से जा सकते थे। ठीक है, ऐसा कुछ रदरफोर्ड ने दिया था। तो वो कठिनाइयाँ जो थी उनके मॉडल में, उसे किसने दूर किया, नील बोर ने। तो ये धनावेशित नाभिक और ये ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इसके बाद बात आती है इनके अभिग्रहितों की, जो इन्होंने अभिग्रहित दिए। तो अभिग्रहित क्या कह दिए, 3 अभिग्रहित दिए, जिसमें से पहला अभिग्रहित ये दिया। तो इसमें क्या कहा इन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो नाभिक के चारों ओर केवल उन्हीं कक्षाओं में परिक्रमा कर सकते हैं। किन कक्षाओं में, केवल उन्हीं कक्षाओं में परिक्रमा कर सकते हैं जिनके लिए उनका कोणीय संवेग h/2π हो। कितना हो, h/2π हो। यानी कि यहाँ पे इन्होंने कोणीय संवेग की बात कह दी। कोणीय संवेग कहाँ आता है, चलो ये बताओ। कोणीय संवेग वहाँ आता है जहाँ पर घूर्णन की बात आती है। किसकी बात आती है, घूर्णन की बात आती है, या फिर वृत्तीय गति की बात आती है। तो वहाँ पर कोणीय संवेग की बात हम करते हैं। तो यहाँ पर कोणीय संवेग की बात इन्होंने की कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों केवल उन्हीं कक्षाओं में परिक्रमा कर सकते हैं। कहाँ कर सकते हैं परिक्रमा, केवल उन्हीं कक्षाओं में परिक्रमा कर सकते हैं जिनके लिए उनका कोणीय संवेग, किसका कोणीय संवेग, इलेक्ट्रॉनों का कोणीय संवेग जो हो वो h/2π हो। h क्या है यहाँ पे, ये h/2π लिखा हुआ है, h/2π। h क्या है यहाँ पे, प्लांक कांस्टेंट, प्लांक का नियतांक है h। और पाई तो आप जानते ही हो, या तो कोणीय संवेग h/2π हो या इसका कोई पूर्ण गुणज हो। यानी कि h/2π भी हो सकता है, 2h/2π भी हो सकता है, 3h/2π भी हो सकता है, और 4h/2π भी हो सकता है। पूर्ण गुणज का मतलब है कि यहाँ ये संख्या बदलती जानी चाहिए केवल, और ये h/2π तो ऐसे का ऐसे ही होना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब समझ में आ गया। h क्या है, प्लांक नियतांक है। इस प्रकार बोर ने इलेक्ट्रॉन के कोणीय संवेग को क्वांटमीकृत किया। तो कोणीय संवेग को क्वांटमीकृत किया यानी कि कोणीय संवेग को के लिए बताया कि इस प्रकार से ही ये वितरित हो सकता है, यानी कि कक्षाओं में इसी तभी घूम सकते हैं। तो क्वांटमीकृत करना कहते हैं इसे, कि जब बताया जाए कि वो तभी घूम सकते हैं जब वो ऐसा हो, h/2π यानी कोणीय संवेग का पूर्ण गुणज हो या फिर कोणीय संवेग h/2π हो इलेक्ट्रॉन का, तभी घूम सकते हैं। इसे कहते हैं क्वांटमीकृत करना। और इसके बाद क्या कहा गया, यदि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m हो, इसके पथ की त्रिज्या r हो, जिस पथ पर ये घूम रहा है, मान लो सपोज करो ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ घूम रहा है, तो ये केंद्र है इसका, तो कितनी त्रिज्या हो गई इसकी, ये त्रिज्या हो गई। तो ये कितनी त्रिज्या कही हुई है, r कही हुई है। इसका द्रव्यमान कितना कहा हुआ है, m कहा हुआ है। तो यदि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m है, इसके पथ की जिस पथ पे घूम रहा है, इस पथ पे घूम रहा है, तो त्रिज्या r है, तथा उसका कक्षीय वेग v है। यानी कि कक्षीय वेग कैसा होता है, ऐसे इस तरह से दिखाते हैं हम कक्षीय वेग। तो कक्षीय वेग क्या है, v है, v से घूम रहा है। तो उसका कोणीय संवेग कितना होता है, जो कोणीय संवेग यहाँ बात हुई है, वो कोणीय संवेग कितना होता है, mvr होता है। कितना होता है, mvr। और वो किसके बराबर होगा, nh/2π के बराबर होगा। अब कहोगे n कहाँ से आ गया, n जो मैं 2 3 4 करता जा रहा था, 2 3 4 5 लेकर आता, तो इनकी जगह हमने n रख दिया। क्या रख दिया, n रख दिया, क्योंकि हमें ये क्या है, कक्षा की संख्या है ये, कि जिस कक्षा में है उसके लिए 2 लगा देंगे। यदि दूसरी कक्षा में है तो 2 लगा देंगे, तीसरी कक्षा में है तो 3 लिख देंगे, यदि चौथी कक्षा में है तो 4 लिख देंगे। अब क्योंकि हमें कक्षा पता ही नहीं है कि 4 कक्षाएं हैं, 5 कक्षाएं हैं, 10 कक्षाएं हैं, 100 कक्षाएं हैं, ये लाख कक्षाएं हैं, ऐसा हमें कुछ नहीं पता। तो इसलिए हम n लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, इसकी जगह n लगा देते हैं, तो nh/2π के बराबर हो जाएगा। तो h/2π था, इसका पूर्ण गुणज कहा था, तो पूर्ण गुणज हो गया nh/2π, और ये किसके बराबर होगा, mvr के। mvr भी क्या होता है, ये
कोणीय संवेग होता है। क्या होता है? कोणीय संवेग होता है। कोणीय संवेग को ही हम mvr लिखते हैं। तो ये mvr यानी कोणीय संवेग वो NH/2π के बराबर होगा। और n क्या है? एक पूर्णांक संख्या जो कि 1 2 3 या 1 2 3 4 ऐसे हो सकती है। ठीक है, ये इसमें कहा हुआ है। और इस n को क्या कहते हैं? क्रम संख्या कहते हैं या फिर मुख्य क्वांटम संख्या भी कहते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी इसे कहते हैं। तो दोनों में से कुछ भी कह दो, चाहे उसे क्रम संख्या कह दो कि पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा, चौथी कक्षा, पांचवी कक्षा, या फिर इसे कह दो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यानी कि मुख्य क्वांटम संख्या। तो ये इस प्रकार से इन्होंने पहला अभिग्रहित अपना दे दिया। ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन कहाँ घूमेंगे? वो तभी घूमेंगे जब ऐसा होगा, कोणीय संवेग उनका ये होना चाहिए, तभी घूमेंगे। यदि कोणीय संवेग ये नहीं है तो नहीं घूम सकते वे इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन के घूमने के लिए इनका कोणीय संवेग ये होना चाहिए। अब इन्होंने कहा इस प्रकार क्या हुआ? इस प्रकार बोर ने माना, क्या माना? कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर कुछ निश्चित कक्षाओं में ही घूम सकते हैं, यानी कि नाभिक के चारों ओर ये निश्चित कक्षाओं में घूम सकते हैं। ऐसा नहीं होगा कि ये घूमता घूमता इसमें आ गया, ये घूमता घूमता इसमें पहुंच गया। तो निश्चित अपनी कक्षा होगी, अपनी कक्षा में घूमेंगे। ठीक है, आई बात समझ में? तो ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं करेगा जैसे कि रदरफोर्ड के उसमें था कि वो किसी भी कक्षा में जा सकता था। ऐसा यहाँ नहीं है कि बोर के अनुसार कि वो कहता है कि ये इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों कुछ निश्चित कक्षाओं में ही घूम सकते हैं, जो अपनी कक्षा है उनके आसपास ही घूम सकते हैं, यानी कि अपनी कक्षा में घूम सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा दूसरी कक्षा में पहुंच सकते हैं, पर उसका भी तरीका होगा पहुंचने का, वो हम यहाँ बताएंगे अब आगे आपको कि वो दूसरी कक्षा में कैसे जाएगा। वो अपनी यदि इस कक्षा में तो इस कक्षा में कैसे पहुंचेगा, इस कक्षा में तो इस कक्षा में कैसे पहुंचेगा, तो उसका एक निश्चित तरीका होगा, उस तरीके से ही वो वहाँ पहुँच सकता है, अदरवाइज कोई तरीका नहीं है पहुँचने का। ठीक है, तो ये कक्षाएं कौन सी होती है? जो निश्चित कक्षा होती है स्थायी कक्षाएं कहते हैं, यानी कि स्टेबल ऑर्बिट्स इन्हें हम कहते हैं। ये स्थायी कक्षाएं हैं कि अपनी ही कक्षा में घूमते रहना, यानी कि स्थायी कक्षा। जैसे कि आपने देखा है कि पृथ्वी जब सूर्य के चारों ओर घूमती है तो क्या वो दूसरे की कक्षा में चली जाती है? नहीं। क्या मंगल ग्रह यदि अपनी कक्षा में घूम रहा है तो क्या वो दूसरी कक्षा में घुस जाता है? नहीं घुसता। इसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन भी दूसरे की कक्षा में नहीं जाते, ये जा सकते हैं। इसका एक तरीका है कैसे जा सकते हैं, जो कि बोहर के मॉडल के अनुसार है। तो वो तरीका हम आपको बताएंगे, क्या तरीका है वो। अब आती है बात दूसरा अभिग्रहित। ये कहता है स्थायी कक्षाओं में घूमते हुए, जब वो स्थायी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करते, जबकि बोर ने कहा था कि इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन कर सकते हैं। और इसी वजह से उसमें कहा गया था रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में कि यदि वो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन करेंगे तो उनसे तो विद्युत चुंबकीय तरंगें निकलेंगी, तो इस प्रकार तो उनसे वो अपनी ऊर्जा को खोते रहेंगे घूमते घूमते। तो जब वो सारी ऊर्जा अपनी खो देंगे तो वो कहाँ गिर जाएंगे? नाभिक के अंदर गिर जाएंगे। तो नाभिक के अंदर गिर जाएंगे तो इलेक्ट्रॉनों का अस्तित्व खत्म हो गया, और जब इलेक्ट्रॉनों का अस्तित्व खत्म हो गया तो इसका मतलब किसका अस्तित्व खत्म हो गया? परमाणु का भी अस्तित्व खत्म हो गया। तो इस कारण जब परमाणु नहीं होगा तो सृष्टि भी नहीं होगी, तो इस प्रकार तो सब कुछ विनाश हो जाएगा, यानी कि कुछ भी नहीं बचेगा। तो ये रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के अनुसार था, जबकि ऐसा यहाँ नहीं है। इन्होंने इस चीज़ को चेंज किया, इस बात को इन्होंने चेंज किया। क्या किया कि जब वे स्थायी कक्षाओं में घूम रहे हैं, यानी कि अपनी खुद की कक्षा में घूम रहे हैं, तो घूमते समय इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करते हैं। तो कोई ऊर्जा नहीं निकलती, किसी प्रकार की भी कोई ऊर्जा नहीं निकलती जब वो अपने ही कक्षा में घूम रहा है, अपने ही ऑर्बिट में वो घूम रहा है। तो इलेक्ट्रॉन अपनी ऑर्बिट में घूमते हुए कोई ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करता, किसी प्रकार का उत्सर्जन नहीं करता, ये इसमें कहा गया है। अतः परमाणु का स्थायित्व बना रहता है, इसलिए परमाणु बच गया। जो कि रदरफोर्ड के अनुसार परमाणु का विनाश हो सकता था, वो परमाणु का विनाश बचा लिया नील बोर ने, थ्योरी के हिसाब से। वैसे तो कुछ नहीं होना, वैसे तो जो है सो है, जो जैसा परमाणु है वैसा है, परंतु जो कल्पना है, कल्पना के अनुसार रदरफोर्ड की कल्पना जो थी विनाश वाली कल्पना बन सकती थी, यानी कि इससे क्या हो सकता था कि परमाणु नष्ट हो सकता था कल्पना के अनुसार। ठीक है, परंतु ऐसा नहीं होता। तो वो नहीं होता था, इन्होंने बताया कि ऐसा इसलिए नहीं होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है ऊर्जा का उत्सर्जन अपनी ही कक्षा में घूमते हुए नहीं करता,
वो कब करेगा उत्सर्जन? जब वो बड़ी कक्षा से छोटी कक्षा में आता है। वो क्यों आता है वो देखते हैं क्यों आता है। तो हाइड्रोजन के परमाणु में, अब यहां बात आती है हाइड्रोजन के परमाणु की। किसकी बात आ गई? हाइड्रोजन के परमाणु की बात कर दी हमने यहाँ पे। तो हाइड्रोजन के परमाणु में nवें क्रम की स्थायी कक्षा में, मान लीजिए ये हाइड्रोजन का परमाणु है। क्या किसका है? हाइड्रोजन का परमाणु। और इसमें nवें क्रम की, मान लीजिए हमने ये nवें क्रम की क्या है, ये nवें क्रम की जो है क्या है? कक्षा है। हाइड्रोजन के परमाणु में nवें क्रम की कक्षा जो है, और वो भी स्थायी कक्षा है, में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा होती है वो इतनी होती है। तो जब वो अपनी कक्षा में घूम रहा है तो उसकी ऊर्जा कितनी होती है? माइनस के RH(c)/n² होती है। RH(c)/n² माइनस में होती है, ठीक है। तो माइनस के RH(c)/n² होती है, जहां R क्या है? R है रिडबर्ग नियतांक। ये भी किसी साइंटिस्ट के नाम पर है, रिडबर्ग नियतांक है। वो कहीं आगे चल के पढ़ेंगे कहाँ पे आएगा ये रिडबर्ग नियतांक, परंतु यहाँ पर हमें प्रयोग करना है। H क्या है? प्लांक नियतांक। और C क्या है? प्रकाश की चाल, प्रकाश का वेग। और N क्या है? कक्षा की संख्या। यदि तीसरी कक्षा है तो N की जगह 3 रख देंगे, यदि दूसरी कक्षा तो N की जगह 2 रख देंगे, यदि पहली कक्षा तो N की जगह 1 रख देंगे। तो इस प्रकार से हम ऊर्जा निकाल सकते हैं। वो ऊर्जा हम आगे निकाल के दिखाएंगे आपको कैसे आती है, ठीक है। तो तीसरा अभिग्रहित इनका क्या था? तो तीसरा अभिग्रहित में इन्होंने कहा कि जब परमाणु को बाहर से उपयुक्त ऊर्जा मिल जाती है। परमाणु कहाँ से मिल गई उपयुक्त ऊर्जा? बाहर से मिल गई। बाहर कैसे मिल जाएगी? बाहर से ऐसे मिल जाती है कि आपने पढ़ा होगा प्रकाश विद्युत प्रभाव। क्या पढ़ा होगा? प्रकाश विद्युत प्रभाव। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव में हमने क्या कहा था कि जब प्रकाश या विकिरण किसी धातु पे गिरता है तो उसकी ऊर्जा के जो फोटोन होते हैं वो अंदर इलेक्ट्रॉनों द्वारा सोख लिए जाते हैं। कहा था नहीं कहा था ऐसा कि वो इलेक्ट्रॉन द्वारा सोख लिए जाते हैं। तो वैसे बस ये बाहर की ऊर्जा जो है वही ऊर्जा है जो फोटोन के रूप में कहाँ मिल जाती है? परमाणु को मिल जाती है। परमाणु को उपयुक्त ऊर्जा मिल गई, या तो उसे गर्म करा हमने, परमाणु को, किसी पदार्थ को गर्म करा तो गर्म करने के कारण परमाणु को ऊर्जा मिल गई। और परमाणु को ऊर्जा मिल गई तो किसको मिल जाएगी? अंदर के इलेक्ट्रॉनों को मिल जाएगी। तो परमाणु को जब बाहर से उपयुक्त ऊर्जा मिल जाती है तो उसका कोई इलेक्ट्रॉन अपनी निश्चित कक्षा को छोड़कर किसी उच्च कक्षा में चला जाता है। यानी कि यदि मैं कहूं कि यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन था इस वाले में, तो उसे क्या मिल गई? ऊर्जा मिल गई। परमाणु को ऊर्जा मिली तो परमाणु से ऊर्जा किसी इलेक्ट्रॉन को मिल गई मान लीजिए, तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? निकल कर कहाँ चला जाएगा? बाहर चला जाएगा। यदि वो इतनी ऊर्जा है तो वो अपने बाहर चला जाएगा, और यदि वो इतनी ऊर्जा नहीं है तो वो अपनी कक्षा को छोड़कर दूसरे की कक्षा में चला जाएगा। कौन सा कक्षा में चला जाएगा? यदि वो दूसरी कक्षा में घूम रहा है और उसे बहुत ज़्यादा ऊर्जा नहीं मिली है, परंतु इतनी ऊर्जा उसे मिल गई कि वो कहाँ चला गया? वो घूमता घूमता यहाँ चला गया, ऊर्जा मिल गई, उत्तेजित हो गया। वो ऊर्जा मिलने से क्या हो गया? वो उत्तेजित हो गया। यानी कि स्थायी अवस्था में था, उत्तेजित होकर उत्तेजित अवस्था में आ गया ऊर्जा ग्रहण करके, तो वो उच्च कक्षा में चला जाता है। और वहाँ केवल कितनी देर तक रहता है? केवल 10⁻⁻8 सेकेंड रहता। बहुत छोटे समय के लिए, बहुत अल्प समय के लिए वो जो है उत्तेजित अवस्था में रहता है। कितनी देर के लिए? मात्र 10⁻⁻8 सेकेंड के लिए रहता है, और तुरंत वो वापस आ जाता है। और जब वो वापस आता है ऊंची वाली कक्षा से, जो ऊपर की कक्षा से नीचे वाली कक्षा में आता है, तो इन दोनों, मान लो जब यहाँ इस वाली कक्षा में पहुंच गया तो इसकी एनर्जी कितनी होगी? -के RH(c)/n²। तो n मान लो 3 है, तीसरी कक्षा में है, तो तीसरी कक्षा के अनुसार एनर्जी होगी, इसकी ऊर्जा होगी। और जब ये दूसरी में आ जाएगा तो कितनी ऊर्जा हो जाएगी इसकी? -के RH(c)/2²। पहले 3² था। तो उन दोनों कक्षाओं में जो ऊर्जा होगी इलेक्ट्रॉन की, उन दोनों का क्या? उन दोनों का अंतर, उन दोनों ऊर्जाओं के अंतर को वह उत्सर्जित कर देता है। क्या कर देता है? उत्सर्जित कर देता है, उतनी ऊर्जा को निकाल देता है। तो क्या कहते हैं? वहां वह 10⁻⁻8 सेकेंड तक समय तक ठहरकर तुरंत ही निम्न कक्षा में वापस लौट आता है। और लौटते समय दोनों कक्षाओं की ऊर्जा के अंतर को वैद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में उत्सर्जित कर देता है। और जब वो नीचे लौटता है तो अपने में से कुछ ऊर्जा निकाल देता है, जो ऊर्जा कौन सी होगी? जो इस कक्षा और इस कक्षा के बीच की ऊर्जा होगी।
यानी इस कक्षा में जितनी ऊर्जा होनी चाहिए घूमने के लिए और इस कक्षा में जितनी ऊर्जा होनी चाहिए घूमने के लिए, उन दोनों की ऊर्जाओं का अंतर के रूप में वो निकाल देता है। और किस रूप में निकालता है? वैद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में उत्सर्जित कर देता है। क्लियर है ये चीजें? तो इस प्रकार से 3 अभिग्रहित इन्होंने दिए और इसी के आधार पर यह समझाया गया है। इसमें कहा गया कि जब इलेक्ट्रॉन उच्च कक्षा में है तो उसकी ऊर्जा E2 है। इलेक्ट्रॉन कहाँ है? उच्च कक्षा में है तो उसकी ऊर्जा कितनी है? E2 है। और जब इलेक्ट्रॉन निम्न कक्षा में आ गया तो उसकी ऊर्जा कितनी हो गई? E1 हो गई। तो जब इस कक्षा में था तो उसकी ऊर्जा इतनी थी, यदि वह इस कक्षा में आ जाता है तो उसकी ऊर्जा E1 मान ली हमने। तो उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में संक्रमण करते समय उत्सर्जित तरंग, तो वो क्या करेगा? वैद्युत चुंबकीय तरंग उत्सर्जित करेगा और उस तरंग की आवृत्ति हमने कितनी मान ली? न्यू मान ली। जो वो उत्सर्जित करेगा जब बड़ी कक्षा से छोटी कक्षा में नीचे आएगा, यानी कि यहाँ है और यहाँ आता है, नीचे आता है अपनी कक्षा में, नीचे वाली कक्षा में आता है, तो ऊर्जा निकालेगा, तरंग निकालेगा। तरंग की आवृत्ति कितनी? न्यू। और न्यू है तो ऊर्जा कितनी? ऊर्जा है h न्यू। और ये किसके बराबर होगी? जो ये बड़ी कक्षा में ऊर्जा थी उसकी और छोटी कक्षा में ऊर्जा थी, उन दोनों के अंतर के बराबर ये होगा। और न्यू की तरह निकल गया, h बटे में चला गया, तो न्यू बराबर E2 माइनस E1 बटे h। अब यहाँ E2 का मान यहाँ से रख दो और E1 का मान भी यहाँ से रख दो। तो मैंने रख दिया यहाँ पे न्यू बराबर E2 की जगह माइनस के RHc/N2 स्क्वायर, N की जगह N2 रख दिया क्योंकि E2 था तो E2 से N2 आ गया यहाँ पे। ऐसे ही माइनस ये वाला माइनस, कौन सा वाला? ये वाला माइनस। और E1 की जगह रख दिया माइनस के RHc/N1 स्क्वायर और नीचे h है। अगली लाइन अगले उसमें आए तो माइनस के RHc/N2 स्क्वायर और माइनस माइनस ब्रैकेट खुलेगा तो प्लस हो गया, h से h कट गए ये वाले, तो क्या बचा? RC को हमने कॉमन ले लिया तो अंदर क्या आया? अब ये प्लस का हो गया तो इसे पहले लिख दो, 1/N1 स्क्वायर को पहले लिख दिया और ये N2 स्क्वायर 1/N2 स्क्वायर इसे बाद में लिख दो क्योंकि माइनस का है, तो N1 स्क्वायर माइनस N2 स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया। और न्यू बराबर क्या होता है? न्यू बराबर होता है C/λ। आवर्ती बराबर प्रकाश की चाल बटे प्रकाश की तरंग दैर्घ्य, तो ये आती है। तो उत्सर्जित तरंग की तरंग दैर्घ्य होती है, तो C/λ आ गया, तो RC 1/N1 स्क्वायर वहाँ से ले लिया, N2 स्क्वायर, C से C कट गया, बचा क्या? 1/λ बराबर R 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर। और इसी के आधार पर हम कुछ न्यूमेरिकल्स भी आगे सॉल्व करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। इसी से ही कई अलग अलग श्रेणियाँ निकाली जाएंगी। किसकी? स्पेक्ट्रम की। कहीं लाइमन श्रेणी आएगी, कहीं पास्चन श्रेणी आएगी, कहीं फुंड श्रेणी आएगी, कहीं ब्रैकेट श्रेणी आएगी, तो अलग अलग श्रेणियाँ आएंगी। तो हम स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे आगे चल के कि परमाणु का स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे, तो परमाणु के स्पेक्ट्रम अलग अलग श्रेणियाँ आएंगी, तो उसमें रेडबर्ग नियतांक भी बताएंगे आपको क्या होता है। तो आगे समझ में, तो ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस में आगे यूज होगा, न्यूमेरिकल्स में याद कर लेना। और बोर का परमाणु मॉडल मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, नील बोर का परमाणु मॉडल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आता है एग्जाम में, तो इसे जरूर याद कर लें। ये सारा जो भी पढ़ा है ये याद होना चाहिए, और समझ के याद करोगे तो अपनी लैंग्वेज में भी लिख कर आ सकते हो। अपनी लैंग्वेज में, जरूरी नहीं होता कि बिल्कुल किताबी लैंग्वेज लिखी जाए। यदि मैंने कुछ लैंग्वेज पढ़ा दी बिल्कुल सेम टू सेम लैंग्वेज ही एग्जाम में लिखा नहीं, आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख कर आ सकते हो। ठीक है, बट लिखा सही होना चाहिए, जो आप कहना चाह रहे हो वो होना चाहिए, जो इसमें चाहिए कहने के लिए वो होना चाहिए। ठीक है, तो इसके आधार पर कुछ बात यहाँ पर और कही गई है, वो क्या है वो देख लेते हैं। अतः ऊर्जा का उत्सर्जन केवल तभी होता है, कब होता है ऊर्जा का उत्सर्जन? जब इलेक्ट्रॉन किसी निश्चित उच्च कक्षा से आता है और निम्न कक्षा में जाता है। तो उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में जब वो जाएगा तभी ऊर्जा निकलेगी। यदि वो अपनी ही कक्षा में घूमता रहेगा तो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा नहीं निकलेगी। चूंकि N1 और N2 कुछ निश्चित पूर्णांक मान ही ग्रहण कर सकते हैं। मान लो हम N1 या N2 क्या रख सकते हैं, जा सकता है 1 2 3 4 5 6 7 8 या 10 12 15 16 इस तक रख सकते हैं। तो कुछ निश्चित ही मान रख सकते हैं, इसके ज़्यादा नहीं रख सकते, क्योंकि लाखों कक्षाएं नहीं हो सकती। ठीक है, क्योंकि एक छोटे से एटम में लाखों कक्षाएं, तो ऐसा जो है उसको ना मानते हुए कहा गया कि कुछ निश्चित कक्षाएं ही हो सकती हैं, कुछ निश्चित पूर्णांक मान ही हो सकते हैं इसके N1 N2 के। इसलिए किसी परमाणु से केवल कुछ निश्चित आवृत्तियों की तरंग दैर्घ्य ही उत्सर्जित होती हैं, यानी कि कुछ ही तरंग दैर्घ्य निकलती हैं जिनकी आवृत्ति
न्यू होती है और ऊर्जा एच न्यू होती है। तो कुछ ही तरंग दैर्ध्य निकल सकती हैं, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं निकलती, थोड़ी बहुत ही निकल सकती हैं। ठीक है, तो ऐसा कुछ कहा गया। और इसके कारण क्या हुआ कि जिनके कारण रेखीय स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। तो इनमें क्या प्राप्त होता है, हमें रेखीय स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। जो स्पेक्ट्रम मैंने कहा कि कहाँ पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे जब पाश्चन श्रेणी पढ़ेंगे, हम लाइमन श्रेणी में पढ़ेंगे, ब्रैकेट श्रेणी पढ़ेंगे, फुंड श्रेणी पढ़ेंगे। इस तरह की 4-5 तरह की श्रेणियां पढ़ेंगे वहां पर, और उनमें इस सूत्र को भी अलग अलग प्रकार मिलेगा, इनमें भी चेंजेस आएंगे। ठीक है, इस सूत्र में भी अलग अलग चेंजेस आएंगे, तो वहां भी हम देखेंगे और उसके आधार पर फिर न्यूमेरिकल को सोल्व करेंगे। अभी इसके अंदर जो रह जाता है वो बोर जो रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में जो कमियां थी, वो 2 एक कमियां रह जाती हैं, वो और मैं समझा देता हूं आपको। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में 2 कमियां थी जो कि हमने पिछले लेक्चर में भी आपको बताई थी, और इस लेक्चर में भी जब हम अभी समझा रहे थे तो उसमें भी लगभग वैसे तो मैं बता चुका हूं, पर फिर से दोबारा से एक बार थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं। तो रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में क्या कमियां थी? कमी ये थी रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में कि उसमें कहा गया था कि नाभिक का, जो रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल था, उसके आधार पर ये समझा गया कि नाभिक का स्थायित्व खतरे में है। यहाँ पे क्या है, नाभिक का जो स्थायित्व है उसके संबंध में था। जो एक कमी उनके उसमें थी रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में, कि नाभिक का स्थायित्व जो था वह अस्थिर वहाँ समझ में आया रदरफोर्ड के मॉडल में। वो कैसे समझ में आया? वो इसलिए समझ में आया कि रदरफोर्ड ने कहा था कि उनके अनुसार जो एक परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन विभिन्न कक्षाओं में घूमते रहते हैं, तो वो इधर उधर घूमते घूमते, जब वो इधर उधर घूमते हैं वृत्तीय कक्षाओं में, तो इसका मतलब क्या है, वो उत्सर्जन करेंगे ऊर्जा का। तो उत्सर्जन करेंगे तो क्या होगा कि सारी की सारी ऊर्जा भी जब उत्सर्जित कर देंगे इलेक्ट्रॉन, तो वो कहाँ गिर जाएंगे, वो नाभिक के अंदर गिर जाएंगे। कहाँ गिर जाएंगे? नाभिक के अंदर गिर जाएंगे। मान लीजिए नाभिक है ये, ठीक है, तो नाभिक के अंदर गिर जाएगा कोई इलेक्ट्रॉन जो होगा, तो उसकी ऊर्जा क्या है, जब वो घूमते घूमते अपनी ऊर्जा खत्म कर देगा। क्योंकि उन्होंने ऊर्जा के बारे में ऐसा कुछ बताया नहीं कि ऊर्जा उनकी किस प्रकार से रहती है, किस प्रकार से उनकी ऊर्जा निकलती है, नहीं निकलती है, उत्सर्जित होती है अथवा नहीं होती है, ऐसा कुछ उन्होंने बताया नहीं था। परंतु इसका संशोधन किसने कर दिया? तो यहाँ क्या था, नाभिक का स्थायित्व खतरे में आ जाता है। क्यों? क्योंकि यदि इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा सारी खत्म हो जाएगी घूमते घूमते, तो वो क्या होगा, वो अंदर गिर जाएगा नाभिक के अंदर, और नाभिक के अंदर गिर जाएंगे सारे इलेक्ट्रॉन, तो परमाणु का स्थायित्व खत्म हो जाएगा, परमाणु संकुचित हो जाएगा। यानी कि आई बात समझ में? तो क्या परमाणु संकुचित होकर परमाणु का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। तो ये यहाँ पर स्थायित्व की समस्या थी, नाभिक के स्थायित्व की समस्या थी। यानी कि नाभिक के कह लीजिए या फिर कह लीजिए परमाणु के स्थायित्व की, परमाणु का जो स्थायित्व था वहाँ पर इसमें समस्या थी। यहाँ पर इस कमी को जो है बोर ने दूर कर दिया, नील बोर ने दूर कर दिया। उन्होंने क्या कहा कि जब जो इलेक्ट्रॉन है, उनके अनुसार क्या है, इलेक्ट्रॉन जो है वो नाभिक के चारों ओर घूम रहा है, तो चारों ओर घूम रहा है तो वो अपनी ही कक्षा में घूम रहा है। उनका कहना था कि अपनी ही कक्षा में घूम रहा है, अपनी ही कक्षा में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। यदि वह यहाँ इलेक्ट्रॉन है कोई, तो वो अपनी ही कक्षा में घूम रहा है, और अपनी कक्षा में घूमते हुए किसी प्रकार की उत्सर्जन नहीं होता, किसी प्रकार का भी ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं होता। तो जब इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा का उत्सर्जन हो ही नहीं रहा है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा खत्म होने वाली नहीं है। तो जब इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा नहीं खत्म होगी तो वो नाभिक में नहीं गिरेगा, और इसलिए परमाणु का स्थायित्व भी खत्म नहीं होगा। आई बात समझ में? तो परमाणु का स्थायित्व क्या है, वो खत्म नहीं होगा। तो यहाँ से परमाणु के स्थायित्व को इन्होंने समस्या सुलझा दी। आते हैं बात दूसरी। तो दूसरी बात थी कि इसमें कहा जा रहा था कि जब इलेक्ट्रॉन, दूसरी बात के अंदर कि इलेक्ट्रॉन जो है जब बाहर से ऊर्जा प्राप्त करता है, क्या करता है, बाहर से जब ऊर्जा प्राप्त करता है, जैसे परमाणु को हमने गर्म किया या परमाणु को किसी प्रकार की विकिरण ऊर्जा उस पर डाली गई परमाणु के ऊपर, तो परमाणु ऊर्जा को अवशोषित करेगा, तो उसके किसी ना किसी इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा मिल जाएगी। तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है कि अपनी कक्षा को छोड़ करके, यानी कि इलेक्ट्रॉन क्या होगा, अपनी इस कक्षा में घूम रहा है, ये नाभिक है आपका, इस कक्षा में घूमते हुए वो ऊंची कक्षा में यहाँ पहुंच जाता है। कहाँ पहुंच जाता है? इस कक्षा में पहुंच गया। तो ऊंची कक्षा में पहुंच गया। अब ऊंची कक्षा में जब इसे ऊर्जा मिल गई यहाँ पर, और ये ऊंची कक्षा में पहुंच गया, ठीक है, तो ये यहाँ ऊर्जा मिली, तो ऊर्जा मिलकर यहाँ पहुंचा, यहाँ से यहाँ पहुंच गया। तो जब ये यहाँ पहुंच जाता है ऊपर की कक्षा में, एच न्यू ऊर्जा इसे मिल चुकी है बाहर से, तो जब इसे ऊर्जा मिल गई और नई कक्षा में पहुंच गया, तो ये यहाँ ज़्यादा से समय तक नहीं रहता, ये मात्र 10⁻⁻8 सेकंड तक रहता है। कितने सेकंड तक? 10⁻⁻8 सेकंड तक। और ये फिर ये यहाँ से यहाँ वापस कूद जाता है। क्या करता है? वापस यहाँ पर आ जाता है। और जब ये ऊपर की कक्षा से वापस अपनी कक्षा में लौट आता है, तो ये दोनों
दोनों कक्षा, हो सकता है कि ये अपनी से इसमें भी ना आए, ये अंदर वाली कक्षा में वापस आ जाए। कहाँ आ जाए? अंदर वाली कक्षा में आ जाए, यानी कि हो सकता है यहाँ आ जाए इस वाली कक्षा में। तो इस कक्षा और इस कक्षा के बीच जो ऊर्जा का अंतर है, यानी इस कक्षा में घूमते समय कुछ ऊर्जा होगी इलेक्ट्रॉन की, और जब इस कक्षा में इलेक्ट्रॉन होगा कोई तो उसकी अलग ऊर्जा होगी। तो जो इन दोनों की ऊर्जा का अंतर है वो निकालता है बाहर। क्या करता है? वो बाहर निकाल देता है। और वो क्या अंतर होता है? E माइनस आर एच सी अपॉन एन स्क्वायर हमने बताया था आपको। तो E2 माइनस E1 के रूप में वो ऊर्जा को निकालता है, यानी इसकी ऊर्जा, यहाँ की ऊर्जा और इस वाले कक्ष की ऊर्जा, इन दोनों का अंतर के रूप में वो ऊर्जा को उत्सर्जित कर देता है। और वो विद्युत चुम्बकीय तरंग के रूप में उत्सर्जित करता है। किस रूप में करता है? विद्युत चुम्बकीय तरंग के रूप में। और विद्युत चुम्बकीय तरंग की जो ऊर्जा होती है वो h न्यू होती है। कितनी होती है? h न्यू। परंतु बोर ने ये कहा कि ये बहुत ज़्यादा कक्षाओं के लिए संभव नहीं है। क्या कहा? कि बहुत ज़्यादा ऊर्जाएं नहीं निकलने वाली, यानी कि बहुत ज़्यादा विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं निकलने वाली, क्योंकि कक्षाएं बहुत सीमित होंगी परमाणु के अंदर। बहुत ज़्यादा कक्षाएं नहीं हो सकती, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन बहुत सारी कक्षाओं में नहीं घूम सकते। तो बहुत कम ऐसा होगा कि जो है एक कक्षा से दूसरी कक्षा में, यानी कि उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में इलेक्ट्रॉन संक्रमित होता है। कहाँ से? उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में इलेक्ट्रॉन संक्रमित होता है, ऐसा बहुत कम होगा। और जब बहुत कम होगा तो जो स्पेक्ट्रम होगा वो रेखीय बनेगा। क्या बनेगा? रेखीय बनेगा। तो रेखीय स्पेक्ट्रम बनेगा। और जबकि रदरफोर्ड के अनुसार जो स्पेक्ट्रम समझ में आया कि किस प्रकार से स्पेक्ट्रम बनना चाहिए, वो सतत बनना चाहिए, यानी कि रदरफोर्ड के अनुसार ये सतत बन रहा था। जबकि हाइड्रोजन परमाणु का जब स्पेक्ट्रम देखा जाता है तो वह रेखीय होता है, ना कि सतत होता है। तो इसलिए बोहर का जो आपका रदरफोर्ड का जो परमाणु मॉडल था वो इसलिए भी नकारा गया। जबकि यहाँ पर जो नील बोर का था उसके अनुसार स्पेक्ट्रम कैसा होगा? रेखीय ही होगा, रेखीय ही बनता है, जिस हिसाब से उन्होंने इसकी व्याख्या की। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे इनका पॉइंट जो था वो सही हो गया। इन्होंने इसकी कमी को दूर कर दिया। किसकी कमी को? रदरफोर्ड की कमी को, रदरफोर्ड के मॉडल की कमी को उन्होंने दूर कर दिया यहाँ पे। तो ठीक है, क्लियर हो गया आपको। बाकी ये जब अभी मैटर लिखा हुआ था तो उसमें भी मैंने थोड़ा सा समझा दिया उस टाइम भी। तो बच्चों, लेक्चर आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और साथ में इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन का बटन भी जरूर क्लिक कीजिए। तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हाइड्रोजन सदृश जो परमाणु होते हैं, हाइड्रोजन सदृश यानी कि हाइड्रोजन के समान जो परमाणु हैं, उनमें हम स्पेक्ट्रम देखेंगे, उनका हम मॉडल देखेंगे कि वो नेक्स्ट लेक्चर में हम समझने का प्रयास करेंगे। तो टिल देन गुड बाय एंड वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। थैंक यू वेरी मच।